Good morning, students. Today I will further continue the second chapter of history. This is what was given with the land. भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था. This is part of the Tamil section of a land grant given by the Cholas. यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है. दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स फ्रूट बीइंग्स ट्रीज वाटर लैंड गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड ट्री वेल्स open spaces, pasture, land a village until platforms, canals, ditches, rivers, silt, laden land, tanks, granaries, fish ponds, V5 एंड डीप लेक्स. इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, हौज, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें. He who received the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fires, the taxes on betel leaves, that on woven cloths, as well as and vehicles. जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है. वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है. पान के पत्तों पर लगाने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है. He can build large room with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankment are built. वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुआं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है और ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है.
उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण। Unusual for 12th century was a long Sanskriti poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। It was composed by an author named कल्हड़, कल्हाना है भाई, कल्हड़। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts, and earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prasastis, he was often critical about rulers and their policies। रचनाकार द्वारा कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है और इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। You have many noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। एट द सेम टाइम दे ट्रीड टू कंट्रोल अदर एरियाज, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। one particularly prized area was the city of कन्नौज in the एक विशेष रूप से क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। For countries, rulers belonging to the Gurjara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है।
as we will see, rulers also treat to demonstrate their power and resources by building large temples. जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62-66 में कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया. So when they attacked one another's kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे और कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे. आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे. One the best known of the such rulers is Sultan Muhammad Ghazni, अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है. ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at गजनी. वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था. महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ. Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people he conquered and interested a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को लिखने का काम सौंपा. द अरेबिक वर्क known as a Kitab al-Hind remains an important source for
historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है या स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। अदर किंग्स who engaged in warfare included the Chahmanas यानी चौहान, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। They attempt to expand their control to the west and the east, where they were opposed by a Chalukyas of Gujarat and the they attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by a Chalukyas of Gujarat and the Gahalwas of western उत्तर प्रदेश। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। द बेस्ट नॉन चाहमान रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से 1192 तक शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। From Uraiya to Tanjore, how did the Cholas rise to power? चोल वंश सत्ता में कैसे आया? ए माइनर chiefly family known as the
Mudaliar held power in the Kaveri Delta. कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। They were subordinate to the पल्लवा किंग्स यानी पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम विजयालय, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayya, captured the delta from the Mudaliar in the middle of the 19th century. चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां ही built the town of Tanjavur and the temple goddess Nishumsudini Devi there. उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भशूदनी देवी का मंदिर बनवाया। The successors of Vijayalaya conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power. विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राजा अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए और राजा फर्स्ट considered the most powerful Chol ruler become king in 985 and expanded control over most of these areas. राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। He also recognized the administration of empire. Raja son Rajendra first continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a very for them expeditions. राजेंद्र प्रथम ने उसी की नीतियों को जारी रखा
और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। थैंक यू।